नमस्कार साथियों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आए साथ में। तो पिछले चैप्टर में हमने इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। तो इससे आगे ही उसे रिलेटेड टॉपिक ही पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। तो अध्याय 12 है वेव और इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो वर्ल्ड वाइड वेव, जिसका पूरा नाम है, किसका नाम है, WWW का नाम है वर्ल्ड वाइड वेव। तो वर्ल्ड वाइड वेब मूल रूप से सूचना संग्रह करने का स्थान है जहां दस्तावेज और वेब से संबंधित संसाधनों को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URLs द्वारा पहचाना जा सकता है। URL का पूरा नाम पूछ ले तो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन दस्तावेजों पर हाइपरलिंक के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अंग्रेज वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया था और किसने किया था? 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था इसका आविष्कार, वर्ल्ड वाइड वेब का। तो जब पहली बार वेब ब्राउजर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा तो स्विट्जरलैंड के सर ने 1990 में कार्यरत थे। उन्होंने टिम बर्नर्स-ली ने जब पहली बार वेब ब्राउजर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा तो स्विट्जरलैंड के सन में 1990 में कार्यरत थे। वेब पेज मुख्य रूप से टेक्स्ट दस्तावेज होते हैं और जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ लिखा जाता है और बनाया जाता है। तो वेब पेज मुख्य रूप से क्या होते हैं, टेक्स्ट दस्तावेज होते हैं जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTTP, HTML, इन क्या फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या होते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। ये 10th क्लास की बात नहीं है, 9th क्लास की बात भी नहीं है। जब आप पास आउट हो जाते हो, कोई कंपटीशन और कोई प्रवेश एग्ज़ाम या इंट्री एग्ज़ाम या प्री एग्ज़ाम में आप जाते हो तो वहाँ पे इस प्रकार की प्रश्न मिलती हैं यूज फुल फॉर्म वाला। ठीक है, तो आपको हर जो टेक्निकल वर्ड होते हैं इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब ये कैसे एकदम से सभी फुल फॉर्म नहीं सीखते, जब चैप्टर पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड बातें आती रहती हैं, तो इन फुल फॉर्म के बारे में हम जानकारी मिलती रहती है। डायरेक्ट फुल फॉर्म याद नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। जब चैप्टर के साथ में उनकी डिटेल पढ़ते जाएंगे और शब्दों का फुल फॉर्म पढ़ते जाएंगे। इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ लिखे और बनाया जाता है। साधारण टेक्स्ट के अलावा वेब पेजों में छवियाँ यानी इमेजेस होती है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है और सॉफ्टवेयर ही हो सकते हैं। तो ये बोल रहे वेब में मुख्य रूप से टेक्स्ट दस्तावेज होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पता कर लिया। अभी आ गए हम वेबसाइट पे। तो हम चलाते रहते हैं वेबसाइट किसी कंप्यूटर पर वेब पेजों का संग्रह होता है। जो वेब पेज होते हैं जिसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ऑडियो, वीडियो और सॉफ्टवेयर होते हैं। इन पेजों का संग्रह क्या होता है, यहाँ दस्तावेज होते हैं जिस पर इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। एक वेब पेज पर किसी भी प्रकार की जानकारी हो सकती है। यानी एक वेब पेज पर क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन, ध्वनि, ऑडियो, वीडियो शामिल हो सकते हैं। एक वेबसाइट की पहचान एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा संदर्भित एक पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क या जैसे इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से हो सकती है। तो वेबसाइट की पहचान कैसे करनी है, या एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URLs के द्वारा संदर्भित एक पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी जिसको क्या कहते हैं, IP नेटवर्क या जैसे इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क, इसके माध्यम से की जाती है। इसके एग्जांपल है, आमतौर पर लोग वेबसाइट के दो प्राथमिक कारण के लिए देखते हैं। तो वह जानकारी खोजने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए निकटतम रेस्तरां का पता लगाने के लिए, निकटतम स्टॉक मूल्य खोजने के लिए वो करते हैं। कोई ज़रूरत होती है उनको किसी चीज़ को खोजने के लिए, एक तो ये कारण उसको वेबसाइट देखने का कारण है। दूसरा, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए, या पसंदीदा शौक के बारे में ऑनलाइन सर्च करने के लिए। जैसे आपको कोई गाने का शौकीन है, कोई मूवी देखने का शौकीन है, तो उसकी वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं। वेबसाइट के द्वारा कई कार्य किए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है।
एक वेबसाइट एक निजी वेबसाइट, एक कंपनी के लिए वाणिज्यिक वेबसाइट, एक सरकारी वेबसाइट या गैर लाभकारी संगठन की वेबसाइट भी हो सकती है। वेबसाइट के प्रकार ये बताया है, निजी वेबसाइट भी हो सकती है, वाणिज्यिक यानी बिजनेस की वेबसाइट भी हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट भी हो सकती है, कोई एनजीओ की भी वेबसाइट भी हो सकती है। इसके बाद में आते हैं वेब ब्राउज़र। तो ये तो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो ये वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने या स्थिति जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वेब पेज, चित्र, वीडियो, अन्य फाइलें भी शामिल होती है। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के रूप में ब्राउज़र एक क्लाइंट है जो एक कंप्यूटर पर चलता है और वेब सर्वर से संपर्क करता है और जानकारी का अनुरोध करता है यानी रिक्वेस्ट करता है। वेब सर्वर वेब ब्राउज़र को वापस जानकारी भेजता है जो कंप्यूटर या अन्य इंटरनेट सक्षम डिवाइस पर जो ब्राउज़र का समर्थन करता है पर परिणाम प्रदर्शित करता है। तो पहला वेब ब्राउज़र टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में आविष्कार किया था। बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड जो वेब के नियंत्रण विकास को देख करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन के संस्थापक है। तो टिम बर्नर्स-ली ने बहुत सारे काम किए। पहला, उसके अलावा उसने 1990 में किसका आविष्कार किया? पहला वेब ब्राउज़र। और बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब के नियंत्रण विकास का देखरेख करता है और वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन के संस्थापक है और वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम के निर्देशक है। W3C के भी निर्देशक है। कॉन्सोर्टियम वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। तो इसके बारे में हमें जानकारी रखना चाहिए। उनके ब्राउज़र को क्या कहा गया? उनके ब्राउज़र को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता था, बाद में नेक्सस कर दिया गया। उनके ब्राउज़र को पहले क्या नाम दिया? वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद में उसका नाम कर दिया नेक्सस। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध ब्राउज़र कौन सा है? इरवाइज। पहले पूछ लेना, पहला जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ में वेब ब्राउज़र कौन था? इरवाइज। और जिनके जो टिम बर्नर्स-ली का ब्राउज़र था उसका क्या नाम दिया गया? वर्ल्ड वाइड वेब। बाद में किसका क्या नाम दिया गया? नेक्सस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र है इरवाइज। 1993 में मार्क आंद्रेसन द्वारा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को और भी अधिक उन्नत बनाया गया। मोज़ेक जो दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउज़र था जो वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम का उपयोग करने में आसान और अधिक औसत व्यक्ति के लिए सुलभ बना दिया। तो मोज़ेक क्या है? दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउज़र जिसने वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम को प्रयोग करने में आसान और अधिक औसत व्यक्ति के लिए सुलभ बना दिया। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का हम अपडेटेड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं। इसका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सबसे ज़्यादा यूज होता था 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसा होता है इसकी फ़ोटो हम देख सकते हैं। ठीक है, द वर्ड ब्राउज़र भी है। ओपेरा जो पहले हम छोटे मोबाइलों में यूज करते थे, ओपेरा मिनी के नाम से भी आता था। सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स अभी यूज करते हैं, नेट के भी होते हैं और सबसे लोकप्रिय सबसे ज़्यादा कामयाब हम ये क्रोम यूज करते हैं। ठीक है, और टेंसेंट ट्रैवलर और मैक्सटोनी से भी ब्राउज़र है। ज़्यादातर प्रमुख ब्राउज़रों में ये यूजर इंटरफेस होता है बैक या फॉरवर्ड। कौन से यूजर इंटरफेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। बैक या फॉरवर्ड बटन जो पिछले आगे वाले पेज पर जाने के लिए होता है। इसमें बैक के लिए पिछले पेज पे जाने के लिए, फॉरवर्ड मतलब आगे वाले पेज पे जाने के लिए। रिफ्रेश और रीलोड बटन अर्थात पेज को पुनः लोड करने के लिए यूज करते हैं। स्टॉप बटन पेज को लोड होने से बंद करने के लिए होता है। कुछ ब्राउज़र स्टॉप बटन को रीलोड बटन के साथ मर्ज किया जाता है। तो सामान्यतः स्टॉप बटन तो पेज को लोड होने से बंद करने के लिए होता है और कुछ ब्राउज़र में स्टॉप बटन क्या होता है? रीलोड बटन के साथ में मर्ज किया जाता है। उपयोगकर्ता के मुख्य पृष्ठ पर वापस जाने के लिए हमारे पास में कौन सा बटन है? होम बटन होता है। मुख्य पृष्ठ पर मेन पृष्ठ पर जाएंगे तो किसके बटन से? कौन से? होम बटन। यूनिफॉर्म रिसोर्स पहचान करता है यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के इनपुट उसे प्रदर्शित करने के लिए एक एड्रेस बार है। ठीक है,
एक सर्च बार जिसमें क्या होता है, वेब सर्च इंजन में इनपुट करने के लिए, और कुछ ब्राउजर में सर्च बार को एड्रेस बार के साथ मर्ज किया जाता है। तो कुछ में एक इनपुट होता है प्रदर्शित करने के लिए एड्रेस बार भी होता है, और एक सर्च बार के साथ वेब सर्च इंजन में इनपुट करने के लिए एक सर्च बार भी होता है, और कुछ ब्राउजर में सर्च बार को एड्रेस बार के साथ मर्ज किया जाता है। व्यू पोर्ट ब्राउजर विंडो में वेब पेज के दृश्यमान क्षेत्र के लिए होता है। एक पृष्ठ के लिए HTML के स्रोत को देखने की क्षमता। ये कुछ बटन है, कुछ जो हमारे पास में थे, यूजर इंटरफेस होता है जिससे आसानी से हम पेज में इधर उधर जा सकते हैं, लोड कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रमुख है ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आजकल किसके नाम से जाना गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज में कन्वर्ट हो गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पूरे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से था, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम में था। यानी पहले इसके नाम चेंज होते गए हैं, अभी भी चेंज हो रही है। पहले क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बाद में इससे पहले क्या था, माइक्रोसॉफ्ट का था ये, फिर विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर कर दिया गया, और संक्षिप्त में इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में IE, और पहले क्या कहा जाता था, MSI, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1995 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग के रूप में शामिल ग्राफिकल वेब ब्राउज़रों की एक श्रृंखला है। ठीक है, यह एड ऑन पैकेज प्लस के भाग के रूप में विंडोज 19 के लिए रिलीज 95 के लिए रिलीज किया गया। बाद में संस्करण मुफ्त डाउनलोड के रूप में और सर्विस पैक के रूप में उपलब्ध था। पहले तो एक प्लस भाग के रूप में, पैकेज के रूप में, बाद में क्या कर दिया, एक सर्विस पैक में उपलब्ध और मुफ्त डाउनलोड के रूप में। और विंडोज 95 की मूल उपकरण निर्माता OEM सर्विस रिलीज और विंडो के बाद के संस्करणों में शामिल था। अन्य प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र, इसके अलावा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा वेब ब्राउज़र है वह गूगल क्रोम, गूगल के द्वारा विकसित किया गया था। और इसके तो गूगल के द्वारा कौन सा ब्राउज़र, गूगल क्रोम, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, और मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स कम्युनिटी के द्वारा सफारी और ओपेरा आदि भी और भी वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो हम दूसरा हमारा एक ब्राउज़र के बाद में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL पूछ ले तो संक्षिप्त रूप किसका है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का है। वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेज या अन्य संसाधनों का वैश्विक पता है। उदाहरण के लिए URL लेकर www.webopedia.com है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स पहचानकर्ता का ही एक प्रकार है। वर्ल्ड वाइड वेब पर सभी प्रकार के वेब के नाम और पते के लिए एक सामान्य शब्द है। URL को दो भाग में विभाजित करते हैं। तो पहला भाग क्या होता है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, यह इंगित करता है, बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आ रहा है। दूसरा भाग बताएगा रिसोर्स नेम और रिसोर्स आइडेंटिफायर। पहला तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, इसमें बताएगा कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। दूसरा भाग बताएगा रिसोर्स नेम और रिसोर्स आइडेंटिफायर, और यह कंप्यूटर के IP एड्रेस या डोमेन नेम को निर्दिष्ट करता है। यहाँ पर रिसोर्स वेब पेज के रूप में उपलब्ध होते हैं। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर या रिसोर्स आइडेंटिफायर की तरह लिखा जाता है। उदाहरण के लिए HTTP ये प्रोटोकॉल है, और www.webopedia.com ये क्या है, रिसोर्स आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इंटरनेट सफरिंग क्या होती है, सर्फिंग क्या होती है। अब ये टेक्निकल वर्ड है सर्फिंग। तो इंटरनेट की खोज पढ़ लेते हैं पहले। इंटरनेट सर्च डेटा को इंटरनेट पर खोज कैसे करते हैं, यानी डेटा को खोज कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, ऑनलाइन खोजने का तरीका है। यहाँ डेटा, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो, वीडियो, चित्र भी हो सकता है। जब हम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, हम डेटा भी सर्च कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो, चित्र भी हो सकता है। यहाँ पर चुनौती यह है कि किसी पर्सन को सही तरीके से कैसे पूछा जाए जिससे कि ये बहुत कम सर्च रिजल्ट न मिले, परंतु आप अभ्यास से ही परिणाम संभव है। यानी हमेशा खोज करना है ताकि वो बहुत ज़्यादा जानकारी न मिले, कम शब्दों में हमें अच्छी जानकारी जल्दी मिल जाए। तो इस सर्च करने से पहले पूरी तरह और संक्षिप्त रूप से विषय को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है।
तो अच्छी तरह से बात यानी सही खोजने के लिए इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम कौन सा ऐसा विषय चुने तो की पूरी जानकारी हमें, महत्वपूर्ण जानकारी संक्षेप में हमें उसको संक्षेप में खोजने से पूरी जानकारी मिल जाए। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में सर्च करना है उसके बारे में पूर्ण जानकारी सर्च बार में लिखे। ये अच्छे कीवर्ड ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, अच्छे कीवर्ड अगर आप पूरी जानकारी लिख देंगे तो उसके बाद में अच्छे कीवर्ड ढूंढने में मदद करता है। तो इसके लिए खोज इंटरनेट पर खोज कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी हमको याद होनी चाहिए और किस तरह के कीवर्ड होने चाहिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सर्च इंजन किसी मनुष्य की तरह वाक्य नहीं पढ़ता है, इसके बजाय कीवर्ड को सर्च प्रॉब्लम से मिलाकर उसके लिए एक प्रभावी वेब पेज सर्च करता है। दूसरे शब्दों में यह सर्च इंजन पर एक सवाल नहीं पूछ रहे होते हैं, जब सर्च इंजन एक सवाल नहीं पूछ रहे होते हैं बल्कि वेबसाइट देख रहे होते हैं कि जो इन कीवर्ड से मिलकर बनी होती है। एक सर्च इंजन डेटाबेस का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कीवर्ड के लिए सबसे अच्छे संयोजन का चयन करने के लिए सक्षम होने की जरूरत है। बहुत से सर्च इंजन अच्छे से काम करते हैं अगर इसके कई कीवर्ड्स के साथ प्रदान करते हैं तो उस कीवर्ड का पता लगाने के लिए पता होना आवश्यक है कि यूजर क्या सर्च करना चाहता है। उदाहरण के लिए यदि आप पीनट बटर कुकी रेसिपी देख रहे हो तो आप पीनट बटर कुकी रेसिपी लिख सकते हैं, लेकिन पीनट बटर कुकी रेसिपी फ्लोरलेस लिख सकते हो तो आप चाहते हो कि रेसिपी फ्लोरलेस हो, लेकिन आप चाहते हो पीनट कुकर रेसिपी क्या होती है फ्लोरलेस लिख सकते हो यदि आपसे फ्लोरलेस रेसिपी चाहिए तो ये कीवर्ड ऐसे आसानी से आपको पेपर से वेब पेज खोलने में आसानी रहती है। तो फ्रेज यानी वाक्यांशों का उपयोग कैसे करना है। वाक्यांश यानी फ्रेज सबसे शक्तिशाली कीवर्ड का संयोजन होता है। वाक्यांश दो या दो से अधिक शब्दों का संयोजन है जो दस्तावेज में पाए जाने के लिए जिनके लिए सर्च हो रही है। उदाहरण के लिए यूजर ने सर्च इंजन में पीनट बटर डाला। कुछ सर्च इंजन में एक वाक्यांश खोजने के लिए कोटेशन मार्क यानी उद्धरण चिन्ह या वर्ग कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो फ्रेज वाक्यांशों का समूह उसकी सहायता से भी हम ठीक है। तो आगे एक साइट के भीतर खोज किसी विशेष साइट पर जो विश्वसनीय है एक उस वेबसाइट पर सर्च इंजन द्वारा चाहिए गई सूचना पूरी वेब पर नहीं खोजकर उसे विशेष साइट पर ही सौंपी जाती है। यानी कुछ विशेष सूचना होती है उसकी वेबसाइट पर ही हम खोज सकते हैं। जैसे पीनट बटर कुकी रेसिपी फ्लोरलेस नेचुरल साइट कौन सी है epicurious.com। तो इस साइट और वेब पते के बीच एक खाली जगह नहीं होनी चाहिए। तो ये में खाली जगह किसमें साइट्स और वेब पते के बीच में खाली जगह नहीं होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। हमें पूरी जानकारी लेनी है इसके बारे में तो हमारे पास में एक वेबसाइट है epicurious यानी मैंने उदाहरण लिया, इस पे हम पूरी जानकारी विशिष्ट साइट पर इसकी पूर्ण जानकारी विशिष्ट जानकारी मिल जाती है। इसमें हमारे पास में हम अपलोड और डाउनलोड में कंफ्यूजन रहते हैं, इसके बारे में जानकारी कर लेंगे। अपलोड का अर्थ है डेटा अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना। जो भी हमारा डेटा है ना वो इंटरनेट पर भेजना होता है। जैसे ईमेल भेजना, हमारे कोई बस टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट जो ईमेल के द्वारा अपलोड करके भेजे जाते हैं। सोशल मीडिया पर साइट तस्वीरें पोस्ट करते हैं, अपने वेब कैमरा का उपयोग कर अपलोड करने के उदाहरण में शामिल है। यहाँ तक कि वेब पृष्ठ पर एक लिंक को क्लिक करने पर एक छोटा सा भाग डेटा अपलोड होता है। डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट से जो डेटा है वो कंप्यूटर में लाना होता है, यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से डेटा प्राप्त हो रहा है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइलों को अपलोड करने और डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है कि फाइलों को अपलोड करने और डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेवाएं आपके लिए विशेष आवेदनों की एक संख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप एक वेब पेज के माध्यम से डाउनलोड कर रहे हैं तब FTP वेब पेज आपके लिए अनुरोध करता है। आमतौर पर जहां डाउनलोड की गई फाइल आपके हार्ड डिस्क में रखना चाहते हैं पूछा जाता है, उसके बाद डाउनलोड संचरण जगह लेता है। ठीक है, ये आप तो रोजाना करते हो। जब आप कोई ईमेल नोट के साथ एक फाइल भेजते हैं तो सिर्फ एक फाइल भेजना है, डाउनलोड या कोई अपलोड नहीं है। तो जब आप कोई ईमेल नोट के साथ एक फाइल भेजते हैं, ये सिर्फ क्या है फाइल भेजना है, कोई डाउनलोड अपलोड नहीं है, भी आपको ध्यान में रखना है। तो
जो ये हमने क्या पढ़ लिया, इंटरनेट सर्फिंग एक इंटरनेट का उपयोग है। इंटरनेट की खोज कैसे, इंटरनेट पर किस तरह खोज करते हैं, कीवर्ड क्या होना चाहिए, वाक्यांश का उपयोग करके एक साइट के भीतर क्यों किस बातों को खोजना चाहिए, अपलोड और डाउनलोड क्या होता है, इसके बारे में जानकारी की है। इस पर इंटरनेट पर चैटिंग कैसे होती है, इंटरनेट पर कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करते हैं, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, और ईमेल खाता कैसे बनाया जाता है, इन सभी बातों की हम जानकारी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है ईमेल का, इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, किस प्रकार के ईमेल होते हैं। ठीक है, ईमेल के बुनियादी मुद्दे क्या हैं, गोपनीयता क्या है, इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हम आशा करते हैं हमारी क्लास सभी को पसंद आ रही है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।